हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को श्री आर्ट गैलरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम, अपने टारगेट के लिए कंटिन्यू प्रयत्नशील रहें। आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ है, सोमवार का दिन है और अपने आराध्य देव को पूजन अर्चन करिए और अपने टारगेट में कंटिन्यू प्रयत्नशील रहिए। बहुत ही सुंदर आगाज हो चुका है 2024 का और आप लोग एक निष्ठावान योद्धा की तरह अपने युद्ध के लिए कंटिन्यू प्रयत्नशील रहें। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी की तरह आज की इस कड़ी में हम लोग एक सुनहरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ता हूं। क्वेश्चन है कि ग्वेर्निका चित्र में रंगों का प्रयोग हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब वेस्टर्न आर्ट हम लोग पढ़ते हैं और क्यूबिज्म में प्रवेश करते हैं तो पिकासो के द्वारा एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक चित्र अंकित किया गया था, ग्वेर्निका। और इस चित्र में पाब्लो पिकासो ने जो भी अपनी जो रुचि, अपनी योद्धा और अपने जो देश की जो भी समस्या थी उस पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने उकेरा है। ये पेंटिंग आप लोगों को बार बार एग्ज़ाम में हिट की जाती है और इसकी खासियत क्या है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया और इसके ऑप्शन खाकी, बादामी, कत्थई और उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि पाब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग में बादामी हुआ, चाहे खाकी हुआ, चाहे कत्थई हुआ, चाहे ब्लैक कलर हुआ, आदि सभी रंगों का बहुत ही सुंदरता के साथ अंकन किया है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग टैग करिएगा और आने वाले एग्जाम में ये आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन है कि ग्वेर्निका चित्र में अंधकार का प्रतीक है। इसी ग्वेर्निका से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन है कि ग्वेर्निका चित्र में अंधकार का प्रतीक है और ऑप्शन के रूप में घोड़ा, योद्धा, बैल या इनमें से कोई नहीं। तो ग्वेर्निका चित्र में अंधकार का जो प्रतीक दिखाया गया है उसको क्या दिखाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं बैल। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बैल हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस प्राचीन ग्रंथ में कला के अंगों का विवेचन हुआ है। बेहतरीन और आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कल्पसूत्र, चित्रसूत्र, समरांगण सूत्रधार और भागवत पुराण ऑप्शन में दिया गया है। तो किस प्राचीन ग्रंथ में कला के अंगों का विवेचन हमें देखने को मिलता है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रसूत्र। आप लोग जानते हैं कि चित्रसूत्र जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र एक अध्याय के रूप में अंकित किया गया है और इसमें कला के विभिन्न अंगों के बारे में जो अंकन देखने को मिलता है वो इसी चित्रसूत्र में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप कर रहा है कि किस प्राचीन ग्रंथ में कला के अंगों का विवेचन हुआ है। यहाँ तो कला के अंगों का विवेचन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन चित्रसूत्र हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी को आप लोग टिक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सातवाहनों की राजधानी थी। बेहतरीन क्वेश्चन है। सातवाहनों की राजधानी थी और ऑप्शन के रूप में उज्जैन, महिष्मति, कुंडापुरम और प्रतिष्ठान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि जो सातवाहनों की राजधानी मानी जाती है वो प्रतिष्ठान को मानी जाती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सातवाहनों के शासनकाल में जो सबसे उल्लेखनीय गुफा में जो चित्रों को निर्मित किया गया
वो आप लोग अजंता की गुफा इसके बारे में जानते हैं। और सातवाहनों के शासनकाल में जो भी प्रारंभिक चित्र हमें देखने को मिलता है वो अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। तो अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी। तो सातवाहनों की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो एक बदले हुए पैटर्न के अनुसार सॉल्व कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं एक नए ट्रेंड के अनुसार करता हूं, और आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए एक बेस्ट कंटेंट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो 4th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अजंता के निर्माण का आश्रयदाता कौन थे। बेहतरीन क्वेश्चन ये है कि अजंता के यहाँ पर याद रखिएगा निर्माण की बात की जा रही है। देखिए मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अजंता के निर्माण का आश्रयदाता कौन थे। यहाँ पर आश्रयदाता की बात पुटअप की जा रही है और ऑप्शन में दिया गया है अंग्रेज, राजाओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि अजंता के निर्माण में जो आश्रयदाता माना जाता है वो व्यापारियों को माना जाता है। आप सभी लोगों का ध्यान मैं उस पिछली घटनाओं के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अजंता की जो गुफा थी, जो प्रतिष्ठान सातवाहनों का जो राजधानी हुआ करती थी, तो चाहे किसी भी राज्य से, चाहे किसी भी प्रांत से जो भी व्यापारी वर्ग प्रवेश करते थे एक दूसरे प्रांत में, तो उस मार्ग में जो अजंता पड़ती थी वो उनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर उन व्यापारियों के द्वारा एक कर दिया जाता था और उस कर के माध्यम से अजंता के निर्माण में, अजंता की स्वेच्छा में और अजंता के उत्थान में उस कर का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा कि अजंता के निर्माण का आश्रयदाता कौन है या कौन थे, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, व्यापारियों द्वारा। मैंने आप लोगों को एक संक्षिप्त उल्लेख भी किया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखिएगा कि बौद्ध चित्रकला का केंद्र है। यहां पर ऑप्शन के रूप में अजंता, बाघ, सिगरिया उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चूज करेंगे तो बौद्ध चित्रकला का जो केंद्र माना जाएगा यहां पर ये अजंता भी थी, बाघ भी थी और सिगरिया थी। क्योंकि जो अजंता की गुफा में जो हमें अंकन देखने को मिलता है वो भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जातक कथाओं के माध्यम से वहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है और भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड अजंता की गुफाओं में चित्रों का अंकन भी हमें प्राप्त होता है। उसी के समकक्ष जो चित्र हमें देखने को मिलता है और अजंता से सुंदर जो चित्र हमें देखने को मिलता है वो बाघ की गुफा में देखने को मिलता है। और बाघ की गुफा भी है जो कि आप सभी लोग जानते हैं। सिगरिया की गुफा भी जो है वो अजंता से रिलेटेड यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बौद्ध चित्रकला का जो केंद्र है वो उपयुक्त में से सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप सभी लोग आई थिंक समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बृहदत्त का संबंध है। आप सभी लोग जानते हैं बृहदत्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट शासक हुए और इनके शासनकाल के बाद जो है एक दूसरे शासनकाल स्थापित होती है और भारत पे उन्होंने जो भी कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया वो भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पुटअप कर रहा है कि बृहदत्त का संबंध है, ऑप्शन के रूप में दिया गया है गुप्त वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और चंदेल वंश।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि बृहदत्त का जो संबंध माना जाता है वो मौर्य वंश से माना जाता है। सभी लोग याद करेंगे। और बृहदत्त जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अंतिम शासक माने जाते हैं। इनको याद रखिएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि इनका अंतिम शासन काल जो था वो 184 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है। और इन्हीं बृहदत्त के जो राज्याधिकारी थे, जो पुष्यमित्र शुंग जिनको कहा जाता है, उन्होंने ही बृहदत्त की हत्या करते हैं और राज सत्ता अपने पास स्थापित करते हैं। और इसीलिए एक नई कड़ी स्टार्ट होती है शुंग वंश की। और शुंग वंश का जो शासन काल माना जाता है, जिनको हम लोग पुष्यमित्र शुंग के नाम से भी जानते हैं, वो 184 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है और इनका 72 चलता है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पुटअप करे तो मैं जो भी संक्षिप्त आप लोगों को उल्लेख देता हूं, उससे आप लोगों को एक टैग जरूर मिलेगा देखने को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व कर चुके। क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम लोग बात करें, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है कि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। और क्या पूछ रहा है? प्राचीनतम। ऑप्शन के रूप में बराबर, अजंता, भीमबेटका और बाघ दिया गया है। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग ऑप्शन को जब देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि जो भीमबेटका की गुफा है वो आज भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ से ही हमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत चित्र प्राप्त होते हैं। और इनका उल्लेख भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर माना जाता है। और अपने आप में भीमबेटका की गुफा बहुत ही उल्लेखनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ से तमाम हमें शिलाओं के ऊपर जो शिकार के भी दृश्य प्राप्त होते हैं, यहाँ पे सामाजिक स्थिति के भी दृश्य को लिखित होते हैं। तो इस दृष्टि से आप लोग पॉइंट को नोट करिएगा। और प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत की बात अगर किया जाए गुफाओं में तो यहाँ पर भीमबेटका इज वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बादामी की गुफाएं किस काल की हैं। याद रखिएगा, बादामी की गुफा पुटअप कर रहा है। यहाँ पर 10वीं सदी, 12वीं सदी, 7वीं सदी और 5वीं सदी दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो बादामी की जो गुफा है, इसका टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। समय जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे समय जो माना जाता है वो 6वीं सदी से 8वीं सदी इसका समय माना जाता है। 8वीं सदी। और इसी के बीच में अगर कोई टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो तो आप लोग उसको हिट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है 7वीं सदी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 7वीं सदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बादामी की अगर बात करें हम लोग संक्षिप्त में, तो बादामी की गुफाएं जो हैं वो बीजापुर की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? याद रखिएगा, पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये बीजापुर की पहाड़ी पर स्थित है। अगर बीजापुर आप लोगों के याद आ जाएगा तो आप लोग यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हिट कर जाएंगे। बीजापुर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो अगर कर्नाटक याद रहेगा तो आपको ये भी अगर पुटअप कर लिया कि वातापी की जो गुफा है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक। अगर ये बीजापुर की पहाड़ी को अगर हम लोग हिट करें कि ये पहाड़ी किस जिले में अंतर्गत आती है, तो इसको कहते हैं हम लोग बादलकोट। बादलकोट ये क्या है? ये जिला है और इसी जिले के अंतर्गत ये बीजापुर की पहाड़ी आती है। तो अगर क्वेश्चन पुटअप करें कि बादामी की जो गुफाएं हैं वो किस जिले के अंतर्गत आती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बादलकोट। बादामी की गुफा सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चालुक्यों के शासन काल में निर्मित की गई थी
और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है गुफाओं की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी है, 4 मानी जाती है। इसमें से जो गुफा संख्या 1 है, गुफा संख्या 2 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 1 जो मानी जाती है वो शैव धर्म से मानी जाती है, इसको याद रखेंगे। वहीं पर गुफा संख्या 2 और 3 जो है वो वैष्णव धर्म से मानी जाती है, और गुफा संख्या जो 4 मानी जाती है वो जैन धर्म से मानी जाती है। इन सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। और ये जो चौथी नंबर की गुफा है ये सबसे बाद में निर्मित गुफा मानी जाती है। आप लोगों ने क्वेश्चनों का ट्रेंड देखा कि प्राचीनतम गुफा, नवीन गुफा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें आप लोगों को थ्योरेटिकल बेस के टाइप पे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताने की कोशिश भी करता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाएगी वो गुफा संख्या 1 मानी जाएगी, और सबसे बाद में निर्मित गुफा जो मानी जाएगी वो गुफा संख्या 4 मानी जाएगी। अगर पुटअप कर लिया जाता है कि शिव विवाह से संबंधित जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो किस गुफा से प्राप्त होते हैं, तो वो गुफा जो बादामी की गुफा है वहाँ से शिव विवाह से संबंधित चित्र हमें प्राप्त होते हैं। अगर इसकी गुफा की खोज की बात किया जाए तो इस गुफा की खोज के चित्रों की अगर हम लोग बात करें कि बादामी गुफा के चित्रों की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन में आप लोगों को याद रखेगा स्टेला क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस के द्वारा बादामी गुफा के चित्रों की खोज की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बादामी की बात करें कि बादामी की जो राजधानी कहाँ पे मानी जाती है, तो वो आप लोग समय देखते हैं कि चालुक्यों की जो राजधानी थी वो बादामी को माना जाता है। बादामी को हम लोग तापी के भी नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ये थोड़ी बड़ी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव जीवन, पशु पक्षियों और बहुरंगी प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलता है। ऑप्शन के रूप में अजंता, बाघ गुफा, एलोरा गुफा और एलिफेंटा गुफा दिया गया है। और यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है कि मानव जीवन, पशु पक्षियों और बहुरंगी प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अजंता की गुफा। अजंता की गुफा में हमें मानव जीवन से भी रिलेटेड चित्र देखने को मिलते हैं, पशु पक्षियों से संबंधित भी चित्र देखने को मिलते हैं और बहुरंगी प्राकृतिक चित्रण भी हम लोग देखने को मिलता है। क्योंकि अजंता की गुफा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जितनी भी आप लोगों को सुरम्य दृश्य देखने को मिलता है अजंता में, वो अन्यत्र किसी जगह पे देखने को नहीं मिलता। और यही कारण था कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एकांत में अपने आराध्य को साधने में यहाँ पर बहुत ही मार्मिकता के साथ यहाँ पर अंकन देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अजंता हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अजंता की गुफा मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी खोज के बारे में अक्सर पुटअप किया जाता है कि इसकी खोज कब होती है। सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, इसकी खोज 1819 ईस्वी में होती है, याद रखिएगा। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर हुई है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और कहाँ पर, औरंगाबाद, ये एक जिला है। इन सबको याद रखेंगे। यहाँ पर गुफाओं की संख्या की बात करें तो कहीं कहीं पर 29 देखने को मिलता है और कहीं पर 30, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 30 को आप लोग टिक करेंगे। यहाँ पर और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्र हैं। ऑप्शन के रूप में गुप्तकालीन, वाकाटक कालीन, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सुंग कर दीजिएगा, सुंगकालीन और सातवाहन कालीन। याद सबको मालूम है जो 16वीं और 17वीं गुफा में जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो बहुत ही सुरक्षित अवस्था में, और जो भी हमें अधिक चित्र प्राप्त होते हैं वो हमें इन गुफाओं में देखने को मिलता है।
इस दृष्टि से 16वीं और 17वीं गुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके शासनकाल, इनके जो निर्मित करने का जो शासकों का जो समय माना जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पॉइंट पर बात करें तो 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्र किस काल के माने जाते हैं, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गुप्तकालीन माना जाता है। 11th का राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर 12th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र सर्वाधिक हैं, नवीन, प्राचीन, मध्यकालीन या कोई नहीं। तो 9वीं और 10वीं गुफा के आप सभी लोग चित्र को हम लोग याद करते हैं और ये गुफा के जो चित्र माने जाते हैं वो सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगर इसकी हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो माना जाता है प्राचीन में, ये 200 ईसा पूर्व से लेकर ये 300 ईस्वी की मानी जाती है। तो इस दृष्टि से यहाँ के जो सबसे प्राचीनतम चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो 9वीं और 10वीं गुफा के। आप सब लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को, 26 मार्च को, 27 मार्च को और 29 मार्च को। तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है वो है 27 मार्च। दोस्तों ये रंगमंच क्या होता है, आप लोग थिएटर देखते होंगे, जो आप लोग जो भी परफॉर्मिंग आर्ट के जो भी स्टूडेंट होंगे वो सभी लोग जानते हैं कि रंगमंच क्या होता है। आप लोग स्टेज प्रोग्राम भी आप लोग देखे होंगे, तो उसी को हम लोग रंगमंच कहते हैं। तो विश्व रंगमंच दिवस जो मनाया जाता है वो प्रति वर्ष 27 मार्च को देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रोदय मंदिर आधारशिला स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है आप लोगों को याद रखना होगा। चंद्रोदय मंदिर की जो आधारशिला स्थित है वो वृंदावन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके शिखर की अगर बात करें हम लोग, बहुत ही सुंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत ही ऊंचा शिखर आप लोगों को देखने को ये चंद्रोदय मंदिर का देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें कि वनश्री मूर्ति को निर्मित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वनश्री मूर्ति। ये जो वनश्री मूर्ति है ऑप्शन के रूप में मृणालिनी मुखर्जी, शंकु चौधरी, धनराज भगत और इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि इसको मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा निर्मित किया गया है। और इसके निर्माण की अगर बात किया जाए तो ये जूट की सुतली से इन्होंने इसको बहुत ही मार्मिकता के साथ निर्मित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर हम लोग मृणालिनी मुखर्जी की बात करें तो भारत की आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं और इनकी जो उपलब्धियां हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी जो वनश्री की जो मूर्ति है, इमेज है जो आप सभी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। किसी प्रकार की सलूशन है तो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिएगा और अगर आप लोगों की कोई समस्या है तो आप लोग मेरे सोशल नेटवर्क इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जुड़कर आप लोग मुझसे डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।